चलिए, ओके, लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं साइमन कमीशन पे। साइमन कमीशन का आपने जस्ट ये करना है कि इंडिया में जब 1919 में रिफॉर्म्स होते हैं, 1919 मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, उसके तहत इट वाज प्लान्ड कि इंडिया में 10 साल बाद एक कमीशन आएगा जो कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स किए हैं उनकी प्रोग्रेस देखेगा। यानी कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट किया है कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसकी प्रोग्रेस थी, वो सारी जो है ऑब्जर्व करेगा। एक कमीशन यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि 1919 में अगर रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं मोंटेगो चेम्सफोर्ड, तो कमीशन को असूलन आना चाहिए था 1929 में, 1929 में, लेकिन बरतानिया की कुछ सियासी सूरत हाल ऐसी थी कि कमीशन जो है वो पहले आ जाता है, 2 साल पहले, यानी कि कमीशन आता है ऑलमोस्ट इन 1928। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेट्स में फर्क आ जाता है। अब डेट्स में फर्क ये है कि 1927 में कमीशन अपॉइंट होता है, इंग्लैंड में कमीशन अपॉइंट होता है 1927 में, और यहाँ पे पहुंचता है 1928 में। ठीक है, 1928 में जब कमीशन आता है तो वो डिफरेंट जो है वो सियासी जमातों से डिस्कशन करता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, फिर उसके बाद जो है मुस्लिम लीग, ठीक है, फिर वेरियस अदर पॉलिटिकल पार्टीज, उनसे जो है वो डिस्कशन करते हैं कि जी आपके ख्याल में, उनकी राय बेसिकली वो लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ले ली, मुस्लिम लीग की ले ली। अच्छा, इस कमीशन को, पर्टिकुलर कमीशन को, जो कि सर साइमन कमीशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, साइमन कमीशन, सो टू स्पीक, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो है, इसके सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो होते हैं वाइट। वाइट मतलब कि सारे के सारे गोरे होते हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 7। अब ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। उसने पूछा हुआ है कि जी, एक दफा पूछा हुआ है मेंबर्स कितने होते हैं, 7। एक दफा पूछा हुआ है कि जी कब आता है, 1928 में। एक दफा पूछा हुआ है कि जी इसमें कितने इंडियंस होते हैं, 0 इंडियंस। ठीक है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, जब कमीशन यहाँ पे पहुंचता है, इंडिया में लैंड करता है, जो है डिस्कशन करता है विद दी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, तो व्हाट हैपेंस कि इसका सारी सियासी जमातें इसका बॉयकॉट करती हैं। बॉयकॉट क्यों करती हैं कि जी ये एक ऑल वाइट कमीशन है, हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई, हमारे फ्यूचर डिसाइड करना है, तो हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसको बॉयकॉट कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग बॉयकॉट करती है, लेकिन मुस्लिम लीग का फैक्शन लेड बाय सर शाफी, वो इससे कॉपरेट करता है। ठीक है, ये जस्ट आपने याद रखना है कि सर शाफी और द शाफी लीग दैट कॉपरेट्स विद द साइमन कमीशन। अच्छा, साइमन कमीशन अपनी यहाँ पे वर्किंग करके जब वापस जाता है, तो 1930 में अपनी एक रिपोर्ट लॉन्च करता है बाय द नेम ऑफ द साइमन कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा, साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं, या क्या रिकमेंडेशन जो है वो दी जाती है कि इंडिया का सियासी या पॉलिटिकल फ्यूचर इंडिया का कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसमें 2-3 बातें अब जस्ट याद रख लें आप। नंबर 1 कि इंडिया तो एक तो फेडरेशन बना देना चाहिए। ठीक है, इंडिया को फेडरेशन बना दे, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जारी रखें, और 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है उसको फिनिश कर दें। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साइमन कमीशन अगर आपको प्लीज समझ, रिपीट करिए सर। जी सर प्लीज आप इनको रिपीट कीजिए। सारे के सारा टॉपिक या कुछ नो नो स्पेसिफिक? सर, अभी जो आपने उनके अच्छा, मकासद ये के जो रिपोर्ट्स। मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उनमें वो ये है कि साइमन कमीशन 3 चीजें रिकमेंड करता है। एक तो इंडिया को फेडरेशन बना दें, नंबर 2 सेपरेट इलेक्टोरेट्स को यहाँ पे कंटिन्यू रखें, नंबर 3 यहाँ पे मुस्लिम्स की जो 1/3 रिप्रेजेंटेशन है इसको फिनिश कर दें। उनका लॉजिक था कि जी अगर आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स आपके जारी रख रहे हैं, तो व्हाई यू नीड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन एज वेल। बहरहाल, साइमन कमीशन ओवर। अब आपसे वो अगर पेपर में देखो पूछता है कि जी रिपोर्ट कब बनी, कब आया कमीशन, कब इसकी तश्कील दी गई, 1927 में इसको बनाया गया, 1928 में आता है, 1930 में रिपोर्ट निकालता है। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसने बार बार पूछी हुई है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट आ जाए, अगर आपको साइमन कमीशन समझ आ गया तो इससे अगला टॉपिक है हमारा नेहरू रिपोर्ट। अक्सर हम ये पढ़ते हैं जी नेहरू रिपोर्ट, और इसमें से सवाल भी वो बनाता होता है, 2-3 सवाल इसमें से बन जाते होते हैं नेहरू रिपोर्ट में से।
नेहरू रिपोर्ट पढ़ने के लिए ना, इसकी जस्ट हम एक बैकग्राउंड लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमेटी पहले बनाई गई, ठीक है ना, जिसने आगे जाके नेहरू रिपोर्ट ने जो है प्रोड्यूस की। अच्छा, क्योंकि उस कमेटी का चेयरमैन मिस्टर मोतीलाल नेहरू थे। नाउ अच्छा, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो नो दिस के जी जब यहाँ पे सैमन कमीशन आता है तो इंडियंस एहतजाज करते हैं कि जी ये तो ऑल वाइट कमीशन है, यहाँ पे तो हमारी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो इस चीज को डिफेंड करते हैं लॉर्ड बर्कनहेड, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कमीशन को अपॉइंट करते हैं। वो इस चीज को डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि जी आप इंडियंस एक दूसरे से एक एक चीज पर राजी हो ही नहीं सकते, तो लिहाजा मैंने अगर इस कमीशन को ऑल वाइट कमीशन रखा है तो आई एम जस्टिफाइड, क्योंकि इंडिया, आप इंडियंस में तो यूनिटी है ही नहीं, तो मैं क्यों आप लोगों को इंक्लूड करूं। सिंपल सी बात। ये चीज कौन करता है? लॉर्ड बर्कनहेड। पेपर में वो पूछता है कि जी किसने जो है बेसिकली इंडियंस को चैलेंज किया कि आप में तो यूनिटी नहीं है, आप रिपोर्ट, आप कोई कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते। लॉर्ड बर्कनहेड उसका आंसर है, ठीक है। अब लॉर्ड बर्कनहेड के चैलेंज में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है फरवरी और मई में जो है 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, जिसपे तमाम बड़ी जमातें जो इंडिया की थी उन्होंने वो शामिल थी। एग्री ये किया गया कि जी एक कमेटी बनाई जाए, उसका चेयरमैन कौन होएगा? मोतीलाल नेहरू। उसका चेयरमैन होएगा मिस्टर मोतीलाल नेहरू। वो कमेटी जो है एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करेगी कि जी इंडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा होना चाहिए। ठीक है जी, वेल एंड गुड। वो रिपोर्ट आती है आगे जाके 1928 सितंबर में, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स बाद जो है रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट का नाम है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के मेन फीचर्स क्या हैं? अब ऑब्वियसली बिकॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी एट दैट टाइम, इट वाज द लार्जेस्ट पार्टी, उसकी ओवरऑल उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो लिहाजा रिपोर्ट वाज अ रिफ्लेक्शन कि जी इंडियंस या जो हिंदूज हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हिंदूज में भी जो एलिट क्लास हैं, दोज हु आर कंट्रोलिंग द पॉलिटिक्स, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जी इंडिया का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। एक तो कि जी डोमिनियन स्टेटस इंडिया को दे देना चाहिए जिस तरह कनाडा का था, ठीक है जी, डोमिनियन जो है स्टेटस इंडिया को दे दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में 2 चेंबर पार्लियामेंट हो, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। नंबर 3, कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत नहीं है, इंडिया में एडल्ट फ्रेंचाइज हो, ओपन इलेक्शन, ठीक है जी, जिस तरह वेस्ट में होते हैं कि किसी खास जमात के जो है वो किसी खास कम्युनिटी के सेपरेट इलेक्शंस नहीं, यानी कि उनके इलेक्टोरेट ही उनका सेपरेट नहीं है, ओपन इलेक्शन होंगे उसमें, ठीक है जी। तो नाउ ऑब्वियसली जो एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शंस हैं, मुस्लिम्स डेमोग्राफिकली 25% है, हिंदूज अगर आप समझ लें कि 4 टाइम्स अगर ज्यादा है मुसलमानों से, तो ऑब्वियसली कोई भी एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन आप कराएंगे तो नेचुरली उसमें जो है नो मुस्लिम विल बी एबल टू विन अ सीट। तो लिहाजा मुस्लिम्स वर अफ्रेड कि जी ओपन एंड फ्री एंड फेयर ओपन इलेक्शंस पे जो है, ठीक है, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर नहीं हो सकती। नेहरू रिपोर्ट का आपने जैसे याद रखना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को डिनाई कर दिया। अच्छा, अब वो पेपर में सवाल बनाता है कि जी पार्टिंग ऑफ द वेज का एक जुमला लेके आता है, पार्टिंग ऑफ द वेज। वो इस रिपोर्ट के ऊपर था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने कमेंट्स पास किए, दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज, कि अब आइंदा के बाद हमारे से आप एक दूसरे से जुदा हैं, सेपरेट, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि सर वो जो कमेटी बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू के अंडर, तो उसमें मुसलमान नहीं थे, उन्होंने एहतजाज नहीं किया? बिल्कुल उन्होंने किया, और उनके जो मेंबर्स थे, ठीक है, 2 मेंबर्स सर शुएब कुरैशी एंड सर अली इमाम, इन्होंने एहतजाज किया कि जी दीज पॉइंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ द मुस्लिम्स, लेकिन इनके एहतजाज जो हैं, इनके जो प्रोटेस्ट हैं, दे वर नॉट, ठीक है। तो लिहाजा अब इस रिपोर्ट पे आगे जो है वो रिएक्शन होता है, ठीक है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस रिपोर्ट में जो है वो अपने पॉइंट्स, मतलब एक मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं कि हमारे लिहाज से, ठीक है, इंडिया का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, विच इज नोन एज द 14 पॉइंट्स। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है कि नहीं? जी, देख सकते हैं स्क्रीन आप? जी सर, नजर आ रही है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, 14 पॉइंट्स अगर आपको नजर आ रहे हैं, 14 के याद नहीं करने आपने, एमसीक्यू के लिहाज से आपने जो इसमें से चीज याद रखनी है वो जो पूछ सकता है, 3 मेजर बातें, 14 पॉइंट्स। पहले तो ये याद रखना है कि जी क्यों आए। वो इसलिए आए क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने
जो है वो टोटली हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जी इंडिया का फ्यूचर होना चाहिए. दे डिड नॉट जो है एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एज अ सेपरेट नेशन. बट द जिनास 14 पॉइंट्स उसमें जो है बेसिकली मुस्लिम्स की जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है दैट वाज एक्नॉलेज. हाउ सो, किस तरह? 14 पॉइंट्स में से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जी एक तो मुसलमानों की 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इन दिस सेंट्रल असेंबली. 1/3 रिप्रेजेंटेशन. आबादी हमारी 25% है लेकिन रिप्रेजेंटेशन हमारी जो है वो 1/3 होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, इन दिस सेंट्रल असेंबली. फिर उसके बाद हमारे इलेक्शन सेपरेट हो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स. नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात. ठीक है. फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो पूछता है कि जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो जो जिन सूबों की बात की थी कि जी फलां सूबे में रिफॉर्म्स ले आए जाएं और फलां सूबे को अलहदा कर दिया जाए. ठीक है. वो कौन से हैं? वो हैं कि जी उन्होंने ये प्रपोज किया था कि सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया. आपको पता था कि उस वक्त सिंध और बॉम्बे देवर यूनाइटेड. तो सिंध को सेपरेट कर दिया जाए किससे? बॉम्बे से. ठीक है. अच्छा. फिर रिफॉर्म्स लेके आए जाएं किसमें? NWFP एंड बलोचिस्तान. ये आपने जो है ना टेरिटरीज के नाम याद रखने हैं. जिना 14 पॉइंट्स के बाद जो है अब आप आ जाएं इलाहाबाद एड्रेस. ठीक है. इलाहाबाद एड्रेस ये स्लाइड में नहीं है लेकिन चलो. इलाहाबाद एड्रेस बेसिकली क्या चीज़ है? इलाहाबाद एड्रेस में से जो है ना वो दो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं. एक सवाल जो है वो हम पहले देख लेते हैं. इलाहाबाद एड्रेस बेसिकली क्या चीज़ है? इलाहाबाद एड्रेस है इंडिया में एक जगह है इलाहाबाद के नाम से. ठीक है. दरियाए जमुना के जो है ना दरियाए जमुना और दरियाए गंगा आई थिंक जहाँ पे मीट करते हैं ना दैट प्लेस इज नोन एज इलाहाबाद. चेक कर लीजिएगा मैप में. इलाहाबाद जो है वहाँ पे मुस्लिम लीग का सेशन था. ठीक है. तो वहाँ पे जो है इलामा इकबाल वहाँ जाते हैं और मुस्लिम लीग के सेशन को एड्रेस करते हैं. एड्रेस क्या करते हैं? मुस्लिम लीग की जो मीटिंग हो रही होती है इन दिसंबर 1930. दिसंबर 1930 पे इलामा इकबाल एड्रेस ये करते हैं. उनका वो अपना एक फार्मूला पेश करते हैं. फार्मूला उनका ये होता है कि जी इंडिया का फ्यूचर जो है वो या इंडिया में जो मुसलमानों की जो प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन है, उसका बेसिकली क्या हल है. हल वो ये निकालते हैं कि जहाँ पे आप मेजॉरिटी में हैं. अब मैं सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा हूँ फिर मैं उनकी आपको पूरी वो एक जो उन्होंने खुतबा दिया था जिसे खुतबा इलाहाबाद कहते हैं उसको फिर मैं एक्सपैंड करता हूँ. जस्ट मैं आपको उसका खुलासा बता रहा हूँ. उन्होंने हल ये दिया कि प्रॉब्लम तो पहले क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मुसलमानों की प्रॉब्लम जो है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो थी ना, हल उसका ये है कि जी आप अपनी एक सेपरेट रियासत मांगे विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर. इसका मतलब है चाहे आप ब्रिटिश एम्पायर के अम्ब्रेला के अंदर मांग लें, चाहे आप सेपरेट इंडिपेंडेंस मांग लें, लेकिन आपकी अपनी एक अलहदा टेरिटरी होनी चाहिए. नंबर 1. अच्छा जी, दूसरा, टेरिटरी कहाँ पे होनी चाहिए? जहां पे आप अक्सरियत में हैं. अक्सरियत में मुसलमान कहाँ पे थे? अक्सरियत में मुसलमान अगर आप नक्शा देखेंगे इंडो पाक का तो मुसलमान अक्सरियत में थे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि पेपर में वो आपको 4 ऑप्शन देगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ और इस तरह के जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शन देगा. तो इलामा इकबाल की अब एग्जैक्ट वर्डिंग देख लेते हैं. इसको नोट करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप सुन लें इसे ताकि इसमें से जो काम की चीजें मैंने आपको बता दी है. नॉर्थ वेस्ट, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट अपीयर्स टू मी, यानी कि इलामा इकबाल, टू बी द फाइनल डेस्टिनी ऑफ मुस्लिम्स. इसमें इंपॉर्टेंट 2 चीजें, जो नक्शा उन्होंने खींचा था फ्यूचर स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें ना तो कश्मीर है ना बांग्लादेश. यू कैन से हाउ प्रैक्टिकल ही वाज एट दैट टाइम. एनी हाउ, ओके. अच्छा, अब दूसरा फिर इलामा इकबाल का वो पूछता है कि जी इनकी ज़ाती ज़िंदगी से पूछता है कि इन्होंने पीएचडी कहाँ से की. तो इन्होंने पीएचडी की है म्यूनिख यूनिवर्सिटी. ठीक है, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से. और जो जिस सब्जेक्ट में की थी पीएचडी दैट इज़ नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया. ठीक है, जो पीएचडी थीसिस था ना इनका, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया. ये मैं आपको लिख भी देता हूँ. वेयर इज द चैट.
अच्छा, ये मैं आप सारों को लिख रहा हूँ, डेवलपमेंट ऑफ मेटा, ये वाला थीसिस। इलामा इकबाल के टॉपिक से ये क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्थ वेस्ट याद रखना है आपने, मेटाफिजिक्स वाला याद रखना है आपने, ठीक है जी। म्यूनिक यूनिवर्सिटी आपने याद रखना है, इलाहाबाद याद रखना है, ठीक है, ये बात। अच्छा, इसके बाद अब आप आ जाएं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये जस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एक पिक्चर है ताकि आप इसे विजुलाइज कर लें। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अब आपने याद क्या रखनी चीज़ें, एक तो यहाँ पे आप काफ़ी गोरे लोग देख सकते हैं, मीनिंग दैट इट टुक प्लेस इन लंदन। तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, देखें इसकी बैकग्राउंड क्या है। 1930 में जो रिपोर्ट बनती है ना, 1930 में जो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट बना के जाता है 1930 में, उस रिपोर्ट पे आगे जाके वर्किंग होती है, और उस रिपोर्ट को जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट वगैरह किया जाता है, और मतलब इट वाज सपोज टू बिकम एन एक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उससे पहले द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड कि जी इंडियंस की थोड़ी सी इसमें इनपुट ली जाए। तो इंडियंस की जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, जस्ट लाइक मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और शेड्यूल्ड कास्ट के जो हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको उनको इंडिया बुला, उनको लंदन बुला लिया। लंदन वाज द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक। वहाँ उन्हें बुला लिया कि जी आप डिस्कस करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी आप दें, ताकि जो है ना उनको भी अमेलगमेट करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हम आगे देखते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में 3 कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, 3 कॉन्फ्रेंसेज। अब मैं इनकी डेट्स लिख रहा हूँ, जस्ट इसमें जो है ना, जो एक तो बारी बारी ने पढ़ते हैं। राउंड RTC मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है? नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931, ये मैंने लिख दिया। इसमें कांग्रेस नहीं होती, ठीक है, इसमें कांग्रेस नहीं होती। यानी कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये मिस्टर गांधी, यू कैन सी ओवर हियर मिस्टर गांधी। तो इट मस्ट प्रोबेबली द पिक्चर ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है द इंडियन लीडर मिस्टर गांधी, ही वाज प्रेजेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह इनकी प्रेजेंस हुई, और इन्होंने फर्स्ट क्यों नहीं अटेंड की, और फर्स्ट इसलिए नहीं अटेंड की क्योंकि ही वाज इन प्रोटेस्ट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, बॉयकॉट किया हुआ था इन्होंने। सेकंड कॉन्फ्रेंस से पहले जो है, सेकंड कॉन्फ्रेंस से पहले लॉर्ड आयरविन, ठीक है, लॉर्ड आयरविन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया और मिस्टर गांधी, इनके दरमियान एक मुआहदा होता है नोन एज द गांधी आयरविन पैक्ट। उसके तहत जो है कांग्रेस के जितने भी जो वर्कर्स हैं उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा, बदले में मिस्टर गांधी ही विल अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो लिहाजा इस डील के बाद द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस, ये मैं इसकी डेट लिख रहा हूँ, सितंबर 1931 टू दिसंबर 1931, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपने जैसे इसमें याद ये रखना है कि इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इन दिस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मिस्टर गांधी वाज प्रेजेंट, ठीक है। इसमें वो आपसे अक्सर एमसीक्यू पूछ लेता है कि जी जो है ना वो किस कॉन्फ्रेंस में नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। टोटल 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने लिख दी है, आपको बता भी दी है साथ साथ। नवंबर 1932 से लेके ये होती है दिसंबर 1932, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि असल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में थी? ब्रिटिश के हाथ में थी। तो इंडियंस का जो है बुलाना और उनके व्यूज को जो है वो लेना, तो इट वाज नॉट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द ब्रिटिश, ठीक है। वो जस्ट ये था कि कल को हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो इनकी थोड़ी बहुत इनपुट हो ताकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल फेल ना हो जाए। अच्छा, एनी हाउ आफ्टर दीज कॉन्फ्रेंसेस, ये 1932 में, 1933 में एंड सो ऑन, 1935 में जो है वी सी सर ऑफ इंडिया सर एक्ट 1935 आता है जी। प्लीज वो एग्रीमेंट गांधी और ब्रिटिश आदमी के दरमियान जो हुआ था वो प्लीज एक बार रिपीट करें। गांधी आयरविन पैक्ट, ठीक है जी, ये मैंने लिख दी है। गांधी आयरविन पैक्ट, इस पैक्ट के मुताबिक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है
क्योंकि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जी इतनी बड़ी सियासी जमात इंडिया की वही प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने, जो लॉर्ड आयरन थे, उन्होंने पैक्ट किया विद मिस्टर गांधी, ठीक है। और उन्होंने पैक्ट में, ये पैक्ट मतलब मुआहदा, आपस में डील एक की कि हम आपके सारे जो वर्कर्स हैं जो जेल में हैं, ठीक है, उनको हम रिहा कर देंगे, बदले में आप जो हैं वो अपनी डिसोबीडियंस मूवमेंट को उठा के जो है उससे आप खत्म कर देंगे और आप हिस्सा लेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसी वजह से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी ही वाज प्रेजेंट। ओके, ये जस्ट मेन बात है। ये पैक्ट में आपने, उसने आपसे यही पूछना है कि जी इसका रिजल्ट क्या था, ठीक है जी, और किन के दरमियान हुआ, और कोई इतनी इसमें नहीं है सिग्निफिकेंट बात। अच्छा, इसके बाद जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। एक्ट की जो है ना वो थोड़ा सा, ये ज़रा मिसलीडिंग बात भी एक तरह की, क्योंकि जब 1935 में ये आता है तो हमें लगता है कि जी 1935 में ही इम्प्लीमेंट हो गया ये। ऐसा केस नहीं है क्योंकि यहाँ से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हमें करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आता है ना, ठीक है जी, 1935 में आने का मतलब है कि जी अगस्त 1935 में बरतानिया का किंग या क्वीन उस वक्त जो भी था, उसने अपनी मोहर लगा दी थी इसके ऊपर कि जी ठीक है अब ये कानून बन गया है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया इंडिया में, या व्हेन इट बिकेम ऑपरेशनल, व्हेन इट बिकेम ऑपरेशनल, वो होता है जी 1937, 1937 में, ठीक है जी। तो अप्रैल फूल से याद रख लें आप, 1 अप्रैल 1937 हमें अप्रैल फूल बनाया गया। ये एक शॉर्टकट है याद करने का। 1935 एक्ट जो है इसका, व्हेन इट केम इनटू फोर्स इन 1937, ये एक तो एमसीक्यू में आपसे पूछता है, ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो इंडिया था, ठीक है, इंडिया को तकसीम कर दिया गया तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटिवली 11 गवर्नर प्रोविंसेस, ठीक है जी, और 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। यानी कि 11 सूबे ऐसे थे जहां पे गवर्नर वाज द हेड, और कुछ सूबे ऐसे थे जस्ट लाइक बलोचिस्तान जहां पे चीफ कमिश्नर वाज द हेड, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने इसको रीऑर्गेनाइज। अच्छा, फिर इसका जो प्रोविंशियल पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि 1937 में इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। फेडरल पार्ट इसका, इट नेवर केम इनटू ऑपरेशन बिकॉज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, फॉर द काउंसिल ऑफ प्रिंसेस, दे डिड नॉट एग्री। तो फेडरल पार्ट इसका कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होता। प्रोविंशियल पार्ट इंप्लीमेंट होता है जिसके तहत इलेक्शंस होते हैं सूबों में, जिसके तहत इलेक्शंस होते हैं इंडिया में। अब जाहिर है जब नया आइन आता है तो उसके तहत इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि नई असेंबलियां, नई गवर्नमेंट बननी होती है एट द प्रोविंशियल लेवल। तो यही होता है कि 1937 में इलेक्शंस होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शंस एट दैट टाइम, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शंस एट दैट टाइम, कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत, ऑब्वियसली एट दैट टाइम कांग्रेस पार्टी की फंडिंग ज़्यादा थी, उसकी प्रोपेगेंडा, उसकी जो मैस मीडिया का मैस कैंपेन है वो ज़्यादा थी, उसकी सब कुछ, ठीक है। तो उस वजह से इट वाज अ वेरी पावरफुल पार्टी। तो 1937 के इलेक्शंस में जो है कांग्रेस वॉन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, तो लिहाजा 6 सूबों में उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है। 1937, ठीक है, 1937। अच्छा, 6 सूबों में मैंने आपको बताया कि जी उनकी मेजॉरिटी होती है। वो सूबे कौन कौन से हैं वो एक पूरी लिस्ट आ जाती है, वो नाम आपको जो है वो याद करना लाजमी नहीं है, जो सारे के सारे सूबे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें से जो इंडिया का जो नक्शा था ना आफ्टर द 1937 इलेक्शंस, आफ्टर द 1937 इलेक्शन, इंडिया का नक्शा कुछ इस तरह का बन गया। ये जो आप देख रहे हैं जो स्काई ब्लू में जो है प्रोविंसेस, ये यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, इसने अपनी पार्टी बना ली, सॉरी इसने अपनी गवर्नमेंट बना ली। और कुछ सूबे ऐसे थे जस्ट लाइक NWFP, जहाँ पे उन्होंने जो है कोलिशन गवर्नमेंट के तौर पे अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे स्टैब्लिश कर ली, ठीक है। तो ओवरऑल 1937 के बाद इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप था वो इस तरह का बन गया। तो लिहाजा
अब ये वो सूबे हैं जहाँ पे एट सम प्लेसेस मुस्लिम्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो व्हाट हैपेंड के फॉर द फर्स्ट टाइम हमने हिस्ट्री शुरू की थी जहाँ से फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द फाउंडिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत द हिंदूज वर टू रूल सेंट्रल इंडिया डायरेक्टली, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ब्रीफ पीरियड्स। तो फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव अ टेस्ट ऑफ पावर। तो इसमें जो है होता क्या है कि नेक्स्ट जो फेज आता है हिस्ट्री में दैट इज नोन एज द कांग्रेस रूल, ठीक है। कांग्रेस रूल, गवर्नमेंट बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उनके मिनिस्टर्स आके सेक्रेटेरिएट में बैठ गए, ठीक है। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी। पॉलिसीज उनकी क्या थी, पॉलिसीज आपको पता होना चाहिए। पॉलिसीज ये थी कि जी सुबह जो है वो एक नेशनल एंथम पढ़ा जाएगा जस्ट लाइक वंदे मातरम, जिसमें एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं वंदे मातरम, ठीक है जी। वर्धा एंड विद्या मंदिर स्कीम के स्कूल्स और कॉलेजेस में जो है वो हिंदू आइडियल्स पढ़ाए जाएंगे विच वर अ थ्रेट टू द आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना मतलब एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि जी द कांग्रेस वाज रनिंग पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन इन सम प्लेसेस। पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वर्कर्स थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के जो ड्यूटीज हैं वो खुद मतलब कर रहे थे विदाउट एनी जो है वो फॉर्मल पावर। तो दिस कांग्रेस रूल, ठीक है, वाज अ नाइटमेयर फॉर द मुस्लिम्स। तो इसमें इंडियन मुस्लिम जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसका रोल क्या होता है। एमसीक्यू में वो आपसे पूछता है कि जी इसका जो रोल है मुस्लिम लीग का रोल, वो एमसीक्यू में आपसे इस एंगल से पूछता है कि मुस्लिम लीग ने उस दौर में रिपोर्ट्स पब्लिश की कि जी फलां जगह पे ये जुल्म हो रहा है, फलां जगह पे ये जुल्म हो रहा है। तो वो रिपोर्ट्स बेसिकली कौन कौन सी थी, दे वर नोन एज दी, एक रिपोर्ट की पिक्चर तो आपके सामने है, ये राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर, दिस इज नोन एज द पीरपुर रिपोर्ट, ठीक है। और ये किनकी थी, ये नाम लिखा हुआ है राजा सैयद मोहम्मद मेहदी। दूसरी रिपोर्ट थी शरीफ रिपोर्ट। तो ये दो रिपोर्ट्स हैं, शरीफ रिपोर्ट एंड पीरपुर रिपोर्ट। ये एमसीक्यू में वो पूछता है आपसे, ठीक है। अच्छा मगर होता ये है कि जी 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बन गई, इलेक्शन हुए, मिनिस्ट्रीज बन गई। तो तकरीबन 1939 तक कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इक़्तिदार में रहती हैं। बट 1939 में मिनिस्ट्रियां टूट जाती हैं। इसकी वजह किसी को पता है? एनी रफ आइडिया कि 1939 में इतनी जल्दी क्यों टूट जाती हैं? कोई गवर्नमेंट नहीं होती सर। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है ना, तो उसकी वजह से एग्जैक्टली 1939 में शुरू हो जाती है वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर 2 तो यूरोप में शुरू हुई है, हमारा उससे क्या ताल्लुक? उसका लिंक कैसे बनता है? लिंक कैसे बनता है, ये सेकंड रिपोर्ट पूछा किसी ने। इट इज शरीफ रिपोर्ट, पीरपुर एंड शरीफ रिपोर्ट। लेक्चर भी आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा कहाँ पे था मैं? हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 तो हो रही है उधर यूरोप में। तो इंडिया का क्या ताल्लुक है इसमें? ताल्लुक इस तरह बनता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही होती है तो इंडिया के जो वाइसरॉय हैं, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, ये मैं आपको नाम लिख देता हूँ ताकि लिनलिथगो, ठीक है जी, आई डोंट नो किसने ये, हाँ, लॉर्ड लिनलिथगो जो होते हैं ये बेसिकली कहते हैं कि जी हम तो जर्मनी के साथ जंग में हैं ही, साथ साथ इंडिया भी जंग में, मतलब इंडिया को भी डिक्लेयर कर देते हैं एट वॉर विद जर्मनी। तो व्हाट हैपेंस कि इंडियन लीडर्स जो हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पेशली, वो इस चीज़ पे प्रोटेस्ट करते हैं कि जी आपने हमसे पूछे बगैर हमारी फैसला कर लिया कि जी हम भी जो है वो जर्मनी के साथ जंग में है। तो हम प्रोटेस्ट में अपनी मिनिस्ट्रियों छोड़ते हैं, हम प्रोटेस्ट में अपनी मिनिस्ट्रियों से रिजाइन करते हैं। तो लिहाजा यही होता है कि इन 1939 3 सितंबर को वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो डिक्लेयर करते हैं कि जी जंग में आप जो इंडिया भी इज एट वॉर विद जर्मनी, ठीक है, एंड ऑब्वियसली जापान। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपनी मिनिस्ट्रियों से रिजाइन करना शुरू करती है। तो तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक जो है वो सारी मिनिस्ट्रियों से रिजाइन हो जाता है, ठीक है। और लिहाजा जब रिजाइन होता है तो जो मुसलमानों के ऊपर जो एक नाइटमेयर था, ठीक है, जो एक इस तरह का सिनारियो था, द टेरर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, तो ऑब्वियसली वो खत्म हो जाता है।
तो जब मिनिस्ट्रियां खत्म होंगी तो मुसलमान इस चीज का जश्न मनाएंगे। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि जी 22 दिसंबर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कॉल पे मुसलमानों ने क्या मनाया, डे ऑफ डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस। डिलीवरेंस मतलब जो है निजात, ठीक है, एंड इट मेक्स सेंस कि क्यों मनाया। तो आपसे पेपर में पूछता है कि जी डे ऑफ डिलीवरेंस, इसकी डेट पूछ लेगा या उल्टा पूछ लेगा जी 22 दिसंबर 1939 को क्या हुआ। अच्छा, इससे पहले जो है ना, इससे पहले मुसलमानों ने हर तरीका अडॉप्ट कर लिया कि जी किसी तरह हमें हमारी शनाख्त प्रोटेक्ट हो जाए इंडिया में, हमारी आइडेंटिटी किसी तरह जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहे इंडिया में। एक फार्मूला था कि जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए जाएं, दूसरा फार्मूला था कि जी हमें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए, एक फार्मूला था कि जी हम मिनिस्ट्रियां जॉइंट बना लेते हैं, मतलब ये भी ऑफर एक की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि जी मिनिस्ट्रियां मिलके बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी मिलके तो बना लेते हैं लेकिन आप पहले अपनी पार्टी डिसॉल्व करें और इसमें मेंबरशिप लें, फिर मिलके बन जाती है, ठीक है। अच्छा, हमने सारे फार्मूलाज ट्राई कर लिए लेकिन अल्टीमेटली द ओनली फार्मूला, ठीक है, the last solution to the problems of the Indian Muslim was in 1940, और वो फार्मूला क्या था, इन द फॉर्म ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है जी, 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन, या जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। पाकिस्तान रेजोल्यूशन आपको पता है कि जी इसका नाम ओरिजिनली लाहौर रेजोल्यूशन था, इसको जो हिंदू प्रेस ने नाम दिया पाकिस्तान रेजोल्यूशन। सो देयरफॉर जो है वो इट केम टू बी नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, नाउ एक चीज़ बताता चलूँ, बार बार मैं हिंदू 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 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एम नॉट एंटी हिंदू, द राइट वर्ड इज the members of the Indian National Congress, ठीक है। I understand there are some non-Muslim candidates as well, तो हिंदू does not mean कि all Hindus, ठीक है, तो ये चीज़ आप भी समझ सकते हैं। तो what I mean to say is कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे एट दैट टाइम, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान रेजोल्यूशन से जो अब आपके सवाल बनने हैं ना, वो हम देख लेते हैं कि जी पाकिस्तान रेजोल्यूशन से आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, एज आई टोल्ड यू कि ओरिजिनली नाम था लाहौर रेजोल्यूशन, इसको हिंदू प्रेस ने नाम दिया पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ठीक है जी। फिर कायद-ए-आज़म ने कहा कि जी ये तो अच्छा हो गया कि हमारे पास, हमें लोगों को समझाने के लिए ज़रा प्रॉब्लम थी, तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन से अब हम इजीली समझा सकते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। अच्छा, फार्मूला ये था कि जी जो जियोग्राफिकली कॉन्टिगुअस एरियाज हैं, ठीक है जी, जियोग्राफिकली कॉन्टिगुअस का मतलब है कि जिनकी आपस में बॉर्डर्स हैं और जहाँ पे हम मेजॉरिटी में, ठीक है, उनको जो है ना हमें वहाँ पे अपनी टेरिटरी दे दी जाए। बेसिक सोल्यूशन ये था, दिस इज नोन एज द लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है। हमें कोई प्लान इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है अनलेस कि ये डिमांड हमारी पूरी हो, ठीक है, हमें एक सेपरेट जो है ना वो टेरिटरी दे दी जाए। अच्छा, लाहौर रेजोल्यूशन जब पास होती है तो एक तो वो पूछता है कि जी दिस रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, तो इट वाज मूव्ड बाय मौलवी फजल उल हक, ये मैं नाम लिख देता हूँ, मौलवी फजल उल हक, ठीक है। अब इसको एंडोर्स किया या इसको सेकंड किया, ये एक ही बात है, और इसको, इस रेजोल्यूशन एंडोर्स किया या इसको सेकंड किया, वो डिफरेंट एरिया से डिफरेंट लोग थे, और जो कि वो एमसीक्यू में पूछता है। मसलन इसको जो है वो पंजाब से सपोर्ट किसने किया, सेकंड किसने किया या एंडोर्स किसने किया, पंजाब से थे मौलाना जफर अली खान साहब, ठीक है जी, ये पंजाब से थे, ये आप लिख लें। फिर सिंध से कौन थे, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून, ये सिंध से हो गए। बलोचिस्तान से कौन थे, मिस्टर काजी मोहम्मद ईसा, ठीक है। अच्छा, फिर बंबई से कौन थे, बंबई से थे आई चुंदरीगढ़, या प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन से आपको मेन चीज़ें जो है ना वो यही आती हैं कि जी ये रेजोल्यूशन कब हुई, नाम किसने दिया, किसने मूव की,
और कहाँ कहाँ से किसने एंडोर्स की। एंडोर्स तो लंबी लिस्ट है एक कि जी यूपी से कौन था और डिफरेंट एरिया से, मैंने आपको वो बता दिया जो फ्रीक्वेंटली पूछता है, ठीक है। फिर एक रह गया, आप लिख लें कि जी एनडब्ल्यूएफपी से किसने एंडोर्स की, सरदार औरंगजेब, ठीक है जी, सरदार औरंगजेब। कांग्रेस मिनिस्ट्रियां ने रिजाइन कर दिया, लाहौर रेजोल्यूशन हो गई, ठीक है जी। अब आगे आप आ जाएं डायरेक्ट 1942 पे। 1942 में जो है ना, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन बेसिकली ये क्या है, क्रिप्स मिशन का हम ब्रीफली हम इसको देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन ये था कि जी इंडिया, आपको पता है कि जापान और इंडिया में फासला इस तरह है कि जी अगर आप जो है वो इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह को क्रॉस करें तो आप जापान जो है मतलब इंडिया की प्रॉक्सिमिटी में, ठीक है। बोथ आर इन द ईस्ट, और वहाँ से आप इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन से यू कैन क्रॉस एंड इनटू, फिर आप इंडिया जो है वो टच कर सकते हैं। तो जापानीज आर्मी जो है वो बर्मा तक पहुंच गई थी, बर्मा इंडिया के हमसाए में है, बर्मा तक पहुंच गई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फियर हुआ कि जी जो है ना वो कंट्रोल ऑफ इंडिया माइट बी लॉस्ट। तो इस मौके पे ये जरूरी है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की सपोर्ट जो है वो होनी चाहिए। तो लिहाजा वो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे एक मिशन भेजते हैं। मिशन कोई फौजी मिशन नहीं था, ये सियासी मिशन था। इट वाज नोन एज क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लीडर थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है जी, हाउस के लीडर थे, लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। ये इंडिया में आते हैं 1942 में, और ये उसी तरह ही बात करते हैं कि जी हम आपको जंग के बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। आपकी जो है आपसे रिक्वायर्ड ये है कि आप हमारी हेल्प करें, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। तो इस पे जो है वो मिस्टर गांधी ही कमेंट्स इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ बिलिंग बैंक। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये क्या गारंटी है कि आपने जंग जीत जाना है। जो हम आपकी बात माने कि जी जंग के बाद आप वादे कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आपने ही जंग जीतनी है। एंड ही वाज क्वाइट राइट कि एक बैंक जो है आपको पता है वो फिनिश हो जाना है, उसका पोस्ट डेटेड चेक आपके किस काम का। बेसिकली इसका ही मतलब, अब ये मैंने आपको इसलिए बताई है कि वो कोटेशन दे के पेपर में पूछता है कि जी ये कब कहेगी, किस मौके पे कहेगी और किसने कहेगी। तो इट वाज बाय मिस्टर गांधी, ठीक है ना। तो इसके बदले में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉन्च करती है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, वो पूछता है भास्कर जी क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च होती है। इट वाज लॉन्च इन 1942, अगस्त 1942। अच्छा जी, अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। फिर आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं मिस्टर गांधी एंड मिस्टर जिन्ना, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं ना, वाई सो, बिकॉज दे जस्ट हैड टॉक्स विद ईच अदर। किस तरह की इनके आपस में जो डायलॉग हुई, जो जो इनकी आपस में बात हुई, ठीक है। गांधी जिन्ना टॉक्स के नाम से इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। गांधी जिन्ना टॉक्स में से तो वो एक ही बेसिकली दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि एट दैट टाइम इन 1944 में ये टॉक्स होती हैं एट जिन्नाज बम्बई रेजिडेंस। आपको पता है कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जो रेजिडेंस थी बम्बई में थी, तो उनकी रिहाइश पे जो है मिस्टर गांधी ये आके जो है आपस में इनसे एक डिबेट मतलब कि एक टॉक करते हैं, ठीक है। तो उसमें फैसला ये मतलब ही ट्राइज टू विन जिन्ना के पहले हम आज़ादी ले लेते हैं अंग्रेज़ों से, बाद में हम एक फैसला कर लेंगे मिलके कि जी ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक रियासत होनी चाहिए या दो होनी चाहिए, ठीक है। मोहम्मद जो कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना का जो है स्टांस ये था कि इंडिया का जो है पहले तकसीम होएगी, बाद में आज़ादी हम लेंगे, ठीक है। और उनका जो है पॉइंट ये था कि मुस्लिम्स आर अ नेशन। इंडिया में दो नेशंस हैं, एक हिंदू एंड मुस्लिम। तो मिस्टर गांधी जो है वो कह रहे थे कि जी आप लोग तो सिर्फ कन्वर्टेड हैं, तो जो है मियर कन्वर्जन की वजह से आपकी नेशनैलिटी नहीं आपकी बदल गई है, आप भी इंडियंस। हमारा ये था कि फर्स्ट वी आर मुस्लिम्स देन वी आर इंडियन। सो हिज पॉइंट ऑफ व्यू वाज कि फर्स्ट यू आर जो है वो इंडियंस देन समथिंग एल्स।
तो लिहाजा जो टॉक्स फेल होती हैं, पेपर में पूछता है कि जी टॉक्स जो फेल होती हैं किस चीज पे होती हैं। सो दे फेल्ड ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टू नेशन थ्योरी के मिस्टर जिन्ना ही इंसिस्टेड ऑन टू नेशन थ्योरी, लेकिन मिस्टर गांधी ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस। ठीक है, गांधी ने टॉक्स जो है वो इतना ही है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। शिमला आपको पता है कि जी समर कैपिटल था ब्रिटिश एम्पायर का, यानी कि जी आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी सर ठीक है ठीक है। जी सर। शिमला जो था बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जी पहले जो अंग्रेजों का कैपिटल था कलकत्ता में, कलकत्ता से गया दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जब जरा समर के पीरियड में ये अपना कैपिटल शिफ्ट कर देते थे टुवर्ड्स शिमला इन द नॉर्थ, तो इट वाज देयर समर कैपिटल। ठीक है, इट वाज अ प्लेस जस्ट लाइक मरी यू कैन से। तो वहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे तमाम इंडियन लीडर्स को बुलाया जाता है कि जो है कोई कंसेंसस डेवलप कर लिया जाए। अब वो पेपर में पूछता है कि जी कॉन्फ्रेंस के जो है वो किसने होस्ट की। सो ही वाज लॉर्ड वेवेल। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं वाज लॉर्ड वेवेल। ठीक है जी, कॉन्फ्रेंस होस्ट होती है 1945 में। ठीक है, अच्छा कॉन्फ्रेंस में डिसाइड ये किया जाता है कि जी इंडिया को गवर्न करने के लिए एक एग्जेक्टिव काउंसिल बनाया जाएगा। आप इसको समझने के लिए ना, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप समझ लें कि जी कैबिनेट बनाई जाएगी। अच्छा जी, कैबिनेट ठीक है, वेल एंड गुड, उसमें दोनों होंगे, हिंदूज भी मुस्लिम्स भी एंड ऑल शेड्स ऑफ द इंडियन जो है वो, तो ऑफ ऑल शेड्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, हिंदूज भी मुस्लिम भी शेड्यूल कास्ट एंड ऑल दैट। अच्छा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ओनली द इंडियन ओनली द मुस्लिम लीग हैज द राइट कि वो सारे मुस्लिम मेंबर्स अपॉइंट करे। कांग्रेस का ये था कि जी जो है ना वी आल्सो हैव अ राइट टू अपॉइंट द मुस्लिम मेंबर्स। तो इस बात पे जो है ना वो कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे आ जाते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। एक मिनट जस्ट, इसके बाद हमारा, हाँ इसके बाद हमारा टॉपिक है 1946 के इलेक्शंस। अच्छा, 1946 के इलेक्शन, बाय दैट टाइम इट वाज क्लियर, बाय 1946 इट वाज क्लियर कि जी अंग्रेजों ने अब चले जाना है, अब ऐसा इनका जो है वो खत्म हो रहा है ना। द क्वेश्चन वाज कि इन्होंने अब जाना कब है, 1 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, सवाल ये था। तो फिर इलेक्शन लड़ने की वजह क्या थी? जब अंग्रेजों की हुकूमत ही खत्म हो जानी है, इंडिया का फ्यूचर क्या बनना है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस एंड मेकिंग गवर्नमेंट हियर जब इंडिया का फ्यूचर ही अनसर्टन है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी एक फेमस स्टेटमेंट है उनकी कि हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं सो दैट वी कैन प्रूव वी आर द सोल स्पोक्समैन ऑफ ऑल द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लिहाजा ये जो आप नक्शा देख रहे हैं 1946 के इलेक्शंस के बाद, इट क्लियरली शोज कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग इज द डोमिनेंट एंड इन द Hindu majority provinces Indian National Congress is the dominant except for this NWFP region। ठीक है, जहाँ पे जो है वो डॉक्टर खान साहब थे, उन्होंने फिर कांग्रेस के साथ मिलके अपनी जो है गवर्नमेंट बना ली। ठीक है, तो जो इलेक्शंस थे 1946 की उनकी सिग्निफिकेंस ये थी। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद जो है वो होते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। अच्छा, इंडियन नेशनल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोशिश ये थी कि किसी तरह जो है ना इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरफ पे, मुस्लिम लीग एक तरफ पे, इनको किसी एक बात पे जो है वो राजी कर लिया जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही है कि जी हमने इंडिया को तकसीम नहीं होने देना, इंडिया के टोटे नहीं होने देने। मुस्लिम लीग कह रही है कि जी हमें एक सेपरेट रियासत चाहिए, और जो रियासत वो मांग रहे हैं वो बेसिकली मांग रहे हैं जी एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, 2 हिस्सों में, बीच में इंडिया। तो इस चीज को जो है ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना इसको टैकल करने की कोशिश कर रही थी कि दोनों सियासी जमातों को किसी एक कॉमन चीज पे ले आया जाए। तो इसी वजह से उन्होंने वेरियस फार्मूलाज, शिमला कॉन्फ्रेंस, फिर कैबिनेट मिशन प्लान, और कैबिनेट मिशन प्लान वाज द लास्ट अटेम्प्ट, आखिरी अटेम्प्ट इन्होंने की कि इंडिया की यूनिटी को, इंडिया को जो है ना वो तकसीम होने से बचा लिया जाए। इन्होंने फॉर्मूला ये निकाला। अब कैबिनेट मिशन प्लान का थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक तो वो जो क्वेश्चंस पूछता है उसमें से वन थिंग कि ये मिशन जो है वो ये बता रहा हूँ कि मिशन डज नॉट मीन कि फौजी मिशन था, इट वाज अ पॉलिटिकल मिशन। इसके 3 मेंबर्स थे। ठीक है,
मेंबर्स के बारे में पूछता है कि वो मेंबर्स कौन थे। ये मिशन आता है 1946 में, ठीक है, 24 मार्च 1946। इस मिशन में कौन कौन होते हैं? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यू में, पैथिक लॉरेंस, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 एवी अलेक्जेंडर, ठीक है जी, एंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग होते हैं। अच्छा, अब जस्ट जो याद रखने वाली बात है ना, वो ये है कि ये इंडिया को कहते हैं, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ये एक प्लान प्रपोज करते हैं, तभी इसका नाम कैबिनेट मिशन प्लान है, क्योंकि ये 3 लोग समहाउ दे वर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। ये जो प्लान प्रपोज करते हैं ना, प्लान ये प्रपोज करते हैं कि इंडिया का फ्यूचर मैप इस तरह का होना चाहिए कि इंडिया के 3 ग्रुप्स बना दें। एक ग्रुप में आ जाएगा जी बंगाल असम, एक ग्रुप में आ जाएगा जी ये वाले, ठीक है जी, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, और एक ग्रुप हो जाएगा आपका ये हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, ठीक है जी। इंडिया के 3 ग्रुप्स हो गए। ये येलो वाले जो हैं वो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, जिसमें स्टेट ऑफ हैदराबाद, बहावलपुर, ठीक है जी, इस तरह की जो रिच स्टेट्स थी, ओके। अब ये जो ग्रुप्स हैं ना, ये ऑटोनोमस होंगे, अपने अंदरूनी मामला खुद देखेंगे, सवाए इनके डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो सेंटर से कंट्रोल होंगे। और अगर ये ग्रुप्स चाहें तो 10 साल बाद अपनी इंडिपेंडेंस भी निगोशिएट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को 10 साल बाद रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, द इंडियन कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर, वो कहते हैं कि जी जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो हमें कोई पाबंद, हम किसी के पाबंद नहीं होंगे कि हमने यही प्लान फॉलो करना है। तो मीनिंग कि जी देयर वर नो गारंटीज। अब मुसलमानों ने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि बिकॉज इनडायरेक्टली इट वाज गारंटिंग यू, इट वाज गिविंग यू पाकिस्तान, ठीक है। जो आप नक्शा देख सकते हैं इसमें, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो हमने 1940 में हमने बेसिकली प्रपोज किए थे कि जी हमें ये सूबे चाहिए जहाँ पे हमारी ऑटोनॉमी हो, तो वो आपको इनडायरेक्टली मिल गए। बट बिकॉज देयर वाज नो गारंटी कि जी ये प्लान आपका जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी फॉलो करेगी आफ्टर द ब्रिटिश लीव, तो द प्लान फेल्ड। नाउ इट वाज क्लियर कि जी अब जो है ना इंडियन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, नाउ इट विल बी पार्टीशन इनटू 2 स्टेट्स, ठीक है। तो इस चीज को एनेबल करने के लिए, या पार्टीशन को जो है वो एनेबल करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में अपने लास्ट वॉइसरॉय भेजती हैं बाय द नेम ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें एक तो वो चीज़ पूछता है कि हु वाज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, तो ही वाज लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जब आते हैं ना, तो इनका काम एक होता है कि जी जो ट्रांसफर ऑफ पावर है उसको मैनेज किया जाए, ठीक है जी, इन कोलैबोरेशन विद ऑल द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनके साथ मिलके जो है पार्टीशन को मैनेज किया जाए, किस तरह होनी है, ट्रांसफर ऑफ पावर को इंश्योर किया जाए, ठीक है, और ब्रिटिश को पुल आउट किया जाए। ये इनके मेजर टास्क होते हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट हैपेंस कि ये आते साथ ही ना एक प्लान तैयार करते हैं बाय द नेम ऑफ 3rd जून प्लान। 3rd जून प्लान जो है ना ये प्रिपेयर करते हैं। 3rd जून प्लान बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? 3rd जून प्लान में जो मेन पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स ये होते हैं कि जी 2 रियासतें बनाई जाएंगी, ठीक है जी, इंडिया एंड पाकिस्तान, सही है। ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश रूल 14 अगस्त को एंड हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश रूल विल एंड ऑन 14 अगस्त। और जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है, उनकी पार्टीशन के लिए एक बाउंड्री कमीशन सेटअप होएगा। बाउंड्री कमीशन जो कि बंगाल वाली साइड से और जो पंजाब वाली साइड से जो है वो इन सूबों को पार्टीशन करेगा 2 हिस्सों में। यहाँ से फिर आपका आगे कश्मीर इशू भी लिंक्ड है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। तो पंजाब, बंगाल और सिंध, अब ये एमसीक्यू का हिस्सा है। पंजाब, बंगाल और सिंध
को ऑप्शन दिया, इनकी असेंबलियों को ऑप्शन दिया जाएगा कि जी आप वोट करें, आपने पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है, ठीक है। इन केस अगर टाई होता है या इस तरह को ड्रॉ, तो उसमें जो है द प्रोविंस विल बी पार्टीशन, मुस्लिम मेंबर्स वोट फॉर पाकिस्तान, नॉन मुस्लिम मेंबर ऑफ द असेंबली, पंजाब असेंबली, जॉइंट जो है पंजाब असेंबली, दे वोट फॉर इंडिया। तो इन दैट केस पंजाब का जो है ना वो पार्टीशन होगी। पार्टीशन कौन करेगी? कमीशन करेगा। कमीशन कौन करेगा? 3 जून प्लान में लिखा हुआ था कि जी बाउंड्री कमीशन विल बी अपॉइंटेड। अच्छा, एनडब्ल्यूएफपी में क्या होएगा? रेफरेंडम। एनडब्ल्यूएफपी में होएगा रेफरेंडम। और बलूचिस्तान में जो है वो शाही जिरगा डिसाइड करेगा। बलूचिस्तान में शाही जिरगा, ठीक है जी, कोयटा का जो शाही जिरगा है वो डिसाइड करेगा कि जी ये कहाँ जो है वो बलूचिस्तान का जो है ना पाकिस्तान के साथ मिलना है या क्या करना है। अच्छा, ना व्हाट अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट्स जो है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे नक्शा दिखाऊं कि जो अंग्रेज थे इनका कंट्रोल इंडिया पे तकरीबन 25% ऑफ द इंडिया पे, 25 to 30% ऑफ इंडिया पे अंग्रेजों का कंट्रोल था। ये जो येलो एरियाज थे ना, ये स्टेट ऑफ भावलपुर, स्टेट ऑफ हैदराबाद, स्टेट ऑफ कश्मीर, ये प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसेस जो थे ना वो बेसिकली इंटरनल मैटर्स देख रहे थे, इनकी डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ब्रिटेन देख रहा था या यूके देख रहा था, ठीक है, या वो जो है वो दिल्ली से देखे जाते थे। तो पार्टीशन के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने काउंसिल ऑफ प्रिंसेस में जो जहाँ पे सारे जो है प्रिंसेस जहाँ के मेंबर थे उन्हें बताया कि जी अब आप जो है ना वो आउटसाइड नहीं रह सकते, अब आपने किसी एक स्टेट या दूसरी स्टेट पे आपने एसीड करना है, एसीड करना है आपने, ठीक है। एसीड मतलब कि जी आपने कोई एक साइड की तरफ आपने जाना है। इसी तरह भावलपुर स्टेट जो है उसने डिसाइड किया कि जी हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, ये भावलपुर स्टेट, ठीक है जी। इंडियन जो हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स थी दे डिसाइडेड कि जी हमने जो है वो फ्यूचर इंडिया का पार्ट बनना है, ठीक है। फिर आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि जी जो बाउंड्री कमीशन में जो है वो आगे जाके जो प्रॉब्लम बना है। अच्छा, बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए जो पॉइंट किया गया इट वाज नोन एज द बाउंड्री कमीशन। उसका जो चेयरमैन था ही वाज नोन एज सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ ये चेयरमैन थे। बाउंड्री कमीशन 2 थे, एक तो था पंजाब बाउंड्री कमीशन जिसने पंजाब की बाउंड्री करनी थी, ठीक है। दूसरा था बंगाल बाउंड्री कमीशन जिसने बंगाल की बाउंड्री खींचनी थी। बाउंड्री कमीशन की जो मेंबर्स थे उनका नाम जरूरी नहीं है, जस्ट कॉम्पोजिशन आप याद ये रख लें कि उसमें मुस्लिम्स भी थे और उसमें जो है वो नॉन मुस्लिम्स भी थे, ठीक है, जस्ट ये। अच्छा, अब बाउंड्री कमीशन ने क्या ज्यादती की, क्या बेसिकली आगे जाके इशू बना, वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाउंड्री कमीशन ने जो लाइन खींची। अच्छा, इसी वजह से क्योंकि बाउंड्री कमीशन ने इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री ड्रॉ की थी, सिंध और पंजाब जो सेपरेट करता है इंडियन साइड से, इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को भी रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया है, ये भी एक दफा एमसीक्यू था कि उसको क्या कहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, अब इशू क्या बेसिकली इसमें आता है, लेट मी सी कि यहाँ पे वो उसका मैप अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ, ये नक्शा है। ये नक्शा आप देख सकते हैं, तो इसमें यू कैन सी के जो 16 अगस्त 1947 यानी कि आज़ादी के ऑलमोस्ट 1.5-2 दिन बाद बाउंड्री कमीशन एक अवार्ड अनाउंस करता है। अवार्ड मतलब कि जी ये जो एरियाज थे इनिशियली पार्ट ऑफ द पाकिस्तान बट दे वर अवार्डेड टू इंडिया, दिस एरिया जो कि जूम इन करके दिखाया हुआ है। अच्छा, अब इसमें आप देख लें कि जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है जी, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें तहसील कौन कौन सी आती हैं? तहसील गुरदासपुर, पठानकोट, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में पठानकोट, बटाला, गुरदासपुर तहसील। इस एरिया की सिग्निफिकेंस क्या है, ये जूम इन करके दिखाया कि इट प्रोवाइड्स अ लैंड लिंक ऑफ इंडिया विद कश्मीर, ठीक है। तो जब ये एरिया जो है व्हेन इट वाज अवॉर्डेड टू इंडिया ऑन 16 अगस्त 1947, तो इंडिया का डायरेक्ट लैंड रूट, यहाँ पे तो माउंटेन्स आ गए,
लैंड रूट बन गया with ये कश्मीर। तवा तो के साथ काटे। India was able to move its troops. India was able to move its troops across the border using this Gurdaspur district. ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली सिग्निफिकेंस है। और आगे जाके जो कश्मीर का मसला बनता है टू सम एक्सटेंट उसकी ओरिजिन उसका यहाँ से। अच्छा, आगे जाके फिर पाकिस्तान बन गया, ठीक है, यू हैव अ न्यू कंट्री। अब ये था आपका पोर्शन ऑफ प्री पार्टीशन आपका पोर्शन है, प्री पार्टीशन पोर्शन है। अब इसके बाद जो आपका आ जाता है वो है पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट पार्टीशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और सवाल की थोड़ी सी नेचर चेंज हो जाएगी। पोस्ट पार्टीशन में अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ ऐसे होंगी कि एक तो आपका नया मुल्क है, ठीक है, एक तो आपका नया मुल्क है और उस नए मुल्क में जो हर चीज़, मिसाल के तौर पे आपने नया आर्मी चीफ अपॉइंट करना है, आपने नए जो है कमांडर्स अपॉइंट करने हैं एंड आपने उसमें नए इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। तो अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल, आर्मी चीफ्स, व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन इट वाज फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट वाले फ्रेज से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं ना, ये पोस्ट पार्टीशन के हिस्से हैं। तो इसमें ज़रा हम क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जी पहले तो जो है वो मसला बना दो रियासतों का, हैदराबाद एंड जूनागढ़, यानी कि इंडिया जो पाकिस्तान का अभी जो नया नक्शा है उसमें आपने जूनागढ़ भी दिखाया है, जूनागढ़ एंड मनावर आई गेस। तो ये वो दो जो है वो स्टेट्स थी, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी और इन्होंने चूज़ किया पाकिस्तान को एसीड करना, लेकिन इंडियन प्रेशर की वजह से इंडिया ने इन्हें ऑक्यूपाई कर लिया एंड दे कुड नॉट एसीड। येट हम क्लेम करते हैं कि जूनागढ़ पे जो है वो पाकिस्तान का क्लेम है, बिकॉज इट डिसाइडेड टू अलाइन विद द और इट डिसाइडेड टू एसीड विद पाकिस्तान। एक तो ये स्टेट्स का मसला बना, हैदराबाद, कश्मीर एंड जूनागढ़, तीन रियासतों का, नंबर वन। नंबर टू, जो जॉइंट मिलिट्री एसेट्स थे, मिलिट्री एसेट्स का मतलब है कि जी मिलिट्री मैन पावर, जितने फौजी थे उसमें जितना आपके ऑर्डिनेंस था, बंदूकें, कारतूसें, टैंक्स वगैरह सब कुछ, ऑल द मिलिट्री वेपन्स एंड हार्डवेयर, वो डिवाइड होना था। तो वो होता है डिवाइड इन ऑलमोस्ट 65 to 35 रेशियो, ठीक है। इसमें फिर जो मुस्लिम्स जो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान के जो शेयर बनता है, पाकिस्तान हैड एट दैट टाइम तकरीबन 1.5 लाख सोल्जर्स जो हैं वो पाकिस्तान के पास थे उस वक्त। अब इनको कमांड करने के लिए ऑफिसर्स चाहिए थे, यानी कि यू एट दैट टाइम यू हैड 150,000 सोल्जर्स, सो टू कमांड देम यू नीडेड ऑफिसर्स। तो मुस्लिम ऑफिसर्स की कमी थी, मुस्लिम ऑफिसर्स जो थे उनकी कमी थी, लिहाजा इस वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को हायर किया। इसी वजह से आपके सर्विसेज के पहले चीफ जो हैं नेवी के, आर्मी के और एयरफोर्स के, वो हैं ब्रिटिश। सेंस बन रही है अब? तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि जी आपके पहले चीफ कौन थे। आर्मी चीफ जो है हेड ऑफ आर्मी, हेड ऑफ नेवी, हेड ऑफ एयरफोर्स। तो आर्मी के जो फर्स्ट हेड थे वो थे जनरल फ्रैंक मैसरी, जनरल फ्रैंक मैसरी, ये थे आपके आर्मी के हेड। फिर नेवी के आपके हेड कौन थे? फर्स्ट जेम्स विल्फर्ड जेफर्ड। ये सवाल है किसी का? ये हाथ उठाया किसी ने? अच्छा। फिर आपके जो है एयरफोर्स के आगे फर्स्ट चीफ जो थे पेरी केन, ये आपने नाम याद रखने हैं, ठीक है।
एक तो वो पूछता है कि जी फर्स्ट आपके कौन थे, नंबर 2 वो पूछता है कि जी फर्स्ट मुस्लिम कौन थे, ठीक है। तो आर्मी के फर्स्ट मुस्लिम हो गए या लोकल, यू कैन से लोकल, ठीक है जी। तो मिस्टर अयूब खान, ठीक है, आर्मी के पहले मिस्टर अयूब खान। फिर नेवी के जो है फर्स्ट लोकल मिस्टर हाजी मोहम्मद सिद्दीक, ठीक है। और एयरफोर्स के हो गए एयर मार्शल मोहम्मद असगर खान, ये हो गए। तो ये आपके टोटल कितने क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस जो है ना, इनकी इनकी जो है पॉसिबिलिटी बनती है पोस्ट पार्टीशन एरा से, ठीक। और उस वक्त जो है वो कि पाकिस्तान ने 2 मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस भी वो इनहेरिट किए। एक तो था कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, वो इनहेरिट किया, वो अंग्रेज़ों के दौर का है। फिर काकुल में सर्विस कोर एकेडमी थी, काकुल में सर्विस कोर स्कूल था जो कि पाकिस्तान ने इनहेरिट किया, और आगे जाके उसका नाम बन गया पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, PMA। फिर हम, अच्छा जी, फौज को आपने सेट कर लिया, अब आपको एक बैंक भी चाहिए। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये एस्टेब्लिश होता है ऑन 1 जुलाई 1948। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट, और हमारा फिजिकल ईयर भी तभी 1 जुलाई से शुरू होता है बिकॉज 1 जुलाई इसकी फाउंडिंग डेट है, ठीक है। पहले इसके गवर्नर कौन थे? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन वाज द फर्स्ट गवर्नर। बैंक भी कर लिया, फौज भी बना लिया आपने। अब आपको एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो, इसका नाम जब पाकिस्तान बनता है तो हमारे पास तब जो सेंट्रल कोर्ट थी, इट वाज नोन एज द फेडरल कोर्ट, ठीक है। फेडरल कोर्ट यानी कि इंडिया में 1935 के आयन के मुताबिक जो कोर्ट एस्टेब्लिश होती है, इट वाज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। बट पाकिस्तान वही कोर्ट इनहेरिट करता है एज द फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो 1956 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपका आता है तो इट्स नेम वाज चेंज टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अभी जो आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग आप देखते हैं अखबारों में, टीवी में जो आप बिल्डिंग देखते हैं, तो ये बिल्डिंग शिफ्ट होती है 31 दिसंबर 1993 में इस्लामाबाद में शिफ्ट होती है, ठीक है। ये जो करंट आप बिल्डिंग देखते हैं ना, ये 1993 में शिफ्ट हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। नई कंट्री है तो आपको न्यू मेंबरशिप चाहिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। उसमें आप यूनाइटेड नेशन कब ज्वाइन करते हैं? यूनाइटेड नेशन आप ज्वाइन करते हैं 30 सितंबर 1947, ठीक है। अब एक दफ़ा उसने सवाल पूछा हुआ था कि जी पाकिस्तान ने सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ज्वाइन की, तो वो किसी को है आइडिया? 30 सितंबर से पहले भी पाकिस्तान एक UNO की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। ILO था सर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, वो थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 7 सितंबर, FAO। ठीक, अच्छा ये हो गया जी आपके नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप आ जाएं नेशनल एंथम पे। नेशनल एंथम का भी सवाल रिसेंट है, ये भी इसने पूछा हुआ है अक्टूबर में जो एग्जाम्स हुए हैं। नेशनल एंथम के 5-6 पॉइंट्स हैं। नेशनल एंथम का जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है कि तो इसकी जो ट्यून या म्यूज़िक है वो कंपोज कौन करता है? वो करता है जी अहमद चगला इन 1949। यानी कि आप देखें कि जी कोई भी
इस तरह का जो सॉन्ग जो है एंथम है, उसका पहले उसके लिरिक्स आती हैं, बाद में ट्यून बनती है। लेकिन पाकिस्तान नेशनल एंथम की जो है वो पहले ट्यून बनी है, बाद में लिरिक्स आई हैं। तो ट्यून जो है इसकी होती है 1949 में बाय अहमद चगला। 1952 में इसकी जो है वो क्या आती है, लिरिक्स आते हैं। तो आप जो उसमें द वर्सेस दैट यू रिसाइट इन द नेशनल एंथम, लिरिक्स वो होगी ना। ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? मिस्टर हफीज, स्पेलिंग मेरी देख लीजिएगा, मिस्टर हफीज जलंधरी, 1952 में, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज प्लेड ऑन रेडियो पाकिस्तान ऑन 13 अगस्त 1954। 13 अगस्त 1954 में जो है वो रेडियो पाकिस्तान इसे प्ले करते हैं। अब देख लेते हैं जी जो इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं आपके। प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट जो है ना वो तो बड़ी सिंपल है, वो आपको कैबिनेट की साइड से भी मिल जाएगी। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं ना वो मैं आपको ज़रा क्विकली बता दूं कि जो उसमें से इम्पोर्टेंट आपने कौन से देखने। कैबिनेट की वेबसाइट पे एक लिस्ट अवेलेबल है जी, प्राइम मिनिस्टर पहले ये, दूसरा ये, वो ये, ठीक है, सारा कुछ वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। बहरहाल जो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जो याद रखने वाली है, या जो इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर है, या उसमें से क्वेश्चन क्या बनता होता है, वो हम देख लेते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर यू नो लियाकत अली खान, ठीक है। लियाकत अली खान साहब, ये लियाकत अली खान साहब ये होते हैं जी 1947 से लेके 1951। पता है कि ही इज आल्सो नोन एज शहीद मिलत। अच्छा, इनके बाद जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर होते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन, ठीक है। ये होते हैं जी अक्टूबर 1951 से 1953 तक, ठीक है। इनको डिसमिस कर देते हैं गुलाम मोहम्मद, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। ये आप इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लें, अगर आप नोट कर रहे हैं पॉइंट डाल के लिख लें, डिसमिस्ड बाय मिस्टर गुलाम मोहम्मद, ठीक। फिर थर्ड पे आ जाते हैं मोहम्मद अली बोगरा। ये होते हैं जी 1953 से लेके 1955 तक, मोहम्मद अली बोगरा। इनके दौर में जो है पाकिस्तान सेंटो और सियाटो का हिस्सा बनता है। सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सियाटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएस स्पॉन्सर्ड डिफेंस पैक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, टू काउंटर कम्युनिस्ट रशिया। तो पाकिस्तान इनके दौर में जो है वो हिस्सा बन जाता है दीज टू पैक्ट्स। अच्छा, फिर इसके बाद जो है आपके आगे चौधरी मोहम्मद अली, ये आपके आ जाते हैं 1955 से लेके 1956 तक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है कि पेपर में वो पूछता है कि जी पाकिस्तान का जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो चौधरी मोहम्मद अली, ये आंसर है। चौधरी मोहम्मद अली साहब के बाद जो है वो बाकी जो तीन प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो जस्ट आप नाम याद रख लें, उनमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो होती है वो मैंने आपको बता दी है कि जी किस प्राइम मिनिस्टर के दौर में क्या होती है और क्या सवाल वो बनाता होता है। अच्छा, इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं जस्ट आप उनका नाम याद रख लें। चौधरी मोहम्मद अली साहब के बाद आते हैं हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ठीक है जी। फिर आई चुंद्रीगर, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर। फिर फिरोज खान नून, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाले हैं ना फिरोज खान नून, इनके दौर में जो है पाकिस्तान वो गवादर एक्वायर करता है फ्रॉम ओमान, ठीक है। ओमान का हिस्सा होता है गवादर, ठीक है, उसकी सॉवरेनिटी में आता है। तो ये गवादर से ये ओमान से नेगोशिएट करके गवादर जो है पाकिस्तान
एक्वायर कर लेता है, ये क्वेश्चन वो पूछता होता है कि जी पाकिस्तान कब एक्वायर करता है। तो इट वाज इन 1958 जब पाकिस्तान गवादर को एक्वायर करता है। अच्छा, 1958 से लेके सर 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 मैंने ये पढ़ा था कि खान ऑफ कलात वो 40 लाख पाउंड में बाय करता है ये गवादर, तो इसी को कहते हैं खान ऑफ कलात या वो कोई और था? खान नहीं, दोबारा दोबारा बताएं, आप यूए की बात कर रहे हैं, खान ऑफ किलात की बात सर बात वो कर रहे हैं? मैंने पढ़ा था कि खान ऑफ कलात ने 40 लाख पाउंड्स में ओमान से हमारी गवादर खरीदी। तो मैं ये पूछना हाँ चाह रहा हूँ कि हाँ, खान ऑफ कलात फिर उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया ना। यस हाँ ना, यस सर। हाँ वो फिर उसके बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया जो परचेज की। तो अच्छा, ग्वादर का समझ आ गया। ग्वादर का एक तो वो पूछता होता है कि जी ये कब हुआ। फिर इनकी वाइफ हैं लेडी नून, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट इस चीज़ में रोल रहा है। अच्छा, 1958 पे अब हम बात करें। 1958 जो है ना एमसीक्यू के लिहाज से एक और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1958 में हमारा लगता है फर्स्ट मार्शल लॉ ऑन 7 अक्टूबर ऑन 24 अक्टूबर जो है 1958 अयूब खान को सिकंदर मिर्जा बना लेते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अयूब खान जो है वो सिकंदर मिर्जा को प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि 27 अक्टूबर को अयूब खान साहब जो है वो सिकंदर मिर्जा को किक आउट करके जो है वो पावर सीज कर लेते हैं और पाकिस्तान में लग जाता है फर्स्ट मार्शल लॉ। ठीक है, तो आज का फिर यहाँ तक रखते हैं, क्लास ज़रा लंबी होगी है काफ़ी। वैसे कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? सर जो सर बोगरा हमारा फार्मूला था उसके बारे में कुछ